हेलो गाइस, वेलकम टू डायनेमिक ट्यूटोरियल्स एंड सर्विसेज यूट्यूब चैनल। पिछला जो वीडियो था कोस्ट शीट का, उसमें हम लोगों ने कोस्ट शीट का एक सिंपल फॉर्मेट सीखा था और साथ ही इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होगा उसको हम लोगों ने डिस्कस किया था। लेकिन कोस्ट शीट में जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हैं, बहुत टिपिकल पॉइंट उसमें दिया रहता है। जैसे स्टॉक दिया रहेगा, स्टॉक भी 3 तरह का, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स। उसके बाद लॉसेस दिया रहेगा। लॉसेस भी 2 तरह का होता है, एक तो रॉ मटेरियल का लॉसेस हो गया, दूसरा जो फैक्ट्री स्क्रैप निकलता है। फर्दर उन लॉसेस को 2 पार्ट में बांटा गया है, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस। इसके अलावा 3 तरह का ओवरहेड होता है, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। इन सब के अंदर क्या किया जाएगा, इसको लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन है। और साथ ही कुछ ऐसा टर्म्स होता है जो हम लोग कोशिश में बिल्कुल भी नहीं आता है, ठीक है। तो उन सभी पॉइंट को हम लोग एक एक करके यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि पिछला वीडियो में हमने बताया था कि जो कॉस्ट शीट होता है उसका मेन एम होता है टोटल कॉस्ट का कैलकुलेशन करना है, ठीक है। टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, कॉस्ट का जो मेन 3 एलिमेंट है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है। इनका 2 पार्ट किया जाता है नेचर के हिसाब से, एक तो डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट जो होता है मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस का सम को हम लोग प्राइम कॉस्ट बोलते हैं, और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का सम को हम लोग ओवरहेड बोलते हैं, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट को ओवरहेड से ऐड किए तो हम लोग का निकलता है टोटल कॉस्ट। वही हम लोग को कॉस्ट शीट में करना होता है, ठीक है। अब हम लोग कॉस्ट शीट का कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट देख लेते हैं, जिसमें ईच एंड एवरी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कॉस्ट शीट स्टार्ट होता है मटेरियल से। मटेरियल में क्या करेंगे, पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बैठाएंगे, उसमें ऐड होगा परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। परचेज के साथ अगर क्वेश्चन में रिटर्न दिया हुआ है तो उसको क्या करना है, माइनस कर लेना है, ठीक है। परचेज करने के टाइम जितना भी कैरिज इनवार्ड लगे, ऑक्ट्रॉई, ड्यूटी, फ्रेट, इंश्योरेंस लगे, प्राइमरी पैकिंग मटेरियल लगे, वो सबको परचेज के साथ क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। मतलब पहले ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस एक्सपेंसेज ऑन परचेज, ठीक है। उससे लेस होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लेस करने के बाद अगर रॉ मटेरियल का लॉस दिया हुआ है तो उसको भी हम लोग को क्लोजिंग स्टॉक के नीचे माइनस करना होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल का लॉस 2 तरह का होता है, या तो नॉर्मल होगा या एबनॉर्मल होगा, ठीक है। नॉर्मल लॉस का मतलब वो लॉस हुआ जो नेचर के वजह से राइज होता है, और एबनॉर्मल लॉस का मतलब वो हुआ जो एक्सीडेंटल रीजन से होता है, जैसे लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट, ठीक है। नॉर्मल लॉस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन एबनॉर्मल लॉस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो क्योंकि नॉर्मल लॉस को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं और ये नेचुरल होता है, इसलिए टोटल कॉस्ट में इसको इंक्लूड किया जाएगा। और एबनॉर्मल लॉस क्योंकि हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, ये नेचर की वजह से नहीं होता है, इसलिए इसको माइनस करके टोटल कॉस्ट से हटा दिया जाता है, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, अगर रॉ मटेरियल का नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका स्क्रैप वैल्यू ही लेना है। सिर्फ ध्यान रखना है, नॉर्मल लॉस में सिर्फ हम लोग स्क्रैप वैल्यू ही लेते हैं, ठीक है। उसका कॉस्ट कितना का लॉस हो वो हम लोग को नहीं लेना है। लेकिन एबनॉर्मल के केस में कॉस्ट लिया जाता है। तो क्वेश्चन में अगर लॉस ऑफ रॉ मटेरियल है, ठीक है, तो अगर नॉर्मल लॉस है तो उसका स्क्रैप वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक के नीचे माइनस होगा, जैसा कि यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और एबनॉर्मल लॉस है तो उसका कॉस्ट हम लोग क्या करना है, माइनस करना है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक लेस लॉस ऑफ मटेरियल। नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू माइनस करना, एबनॉर्मल लॉस का कॉस्ट माइनस करना। माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, ठीक है। ये पहला पॉइंट जो हम लोग कॉस्ट शीट में कैलकुलेट करना होता है। और कुछ क्वेश्चन में क्या होता है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड ऑलरेडी दिया रहेगा, ठीक है। मटेरियल बैठाने के बाद नेक्स्ट आएंगे हम लोग डायरेक्ट लेबर, ठीक, एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोनों को ऐड करोगे तो हम लोग क्या निकलेगा, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। अब डायरेक्ट लेबर को प्रोडक्टिव लेबर, मैन्युफैक्चरिंग लेबर, ठीक है, चाहे स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर बोल के भी क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। और जो चार्जेबल डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो उसको, उसके अंदर क्या क्या आएगा हम लोग का, जैसे यहाँ पे सामने आप लोग को दिख रहा है, चार्जेबल के अंदर क्या क्या आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, हायर ऑफ क्रेन फॉर जॉब, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ ब्लूप्रिंट, फीस पेड टू आर्किटेक्ट, सर्वेयर, लाइसेंस फीस। ये सब हम लोग का अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस का कुछ एग्जांपल है। तो पहले मटेरियल, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालेंगे, फिर डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड करेंगे, तो जो अमाउंट निकलेगा उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट, ठीक है। तो पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, उसके बाद प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट आ गया, ठीक है। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग को बैठाना होता है ओवरहेड्स। पहले आता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड को वर्क ओवरहेड भी हम लोग बोलते हैं और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी बोलते हैं। फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर क्या किया जाएगा, फैक्ट्री से रिलेटेड जितना भी खर्च है वो सब का सब फैक्ट्री ओवरहेड में दिखाना है। इसका एक कम्प्रिहेंसिव लिस्ट है जो हम आगे दिखा दे रहे हैं।
फैक्ट्री ओवरहेड आप लोगों को सामने दिख रहा है। फैक्ट्री ओवरहेड में क्या जाएगा, इनडायरेक्ट और अनप्रोडक्टिव मटेरियल एंड वेजेस। जितना भी इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट वेजेस है, इनडायरेक्ट को हम लोग अनप्रोडक्टिव भी बोल सकते हैं, वो सबका सब फैक्ट्री ओवरहेड का पार्ट है। फिर लीव वेजेस, बोनस टू वर्कर, ओवर टाइम वेजेस, फ्यूल, गैस, कोल, वाटर, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, प्रॉपर्टी टैक्स ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग, ठीक है। वर्क मैनेजर रेम्यूनरेशन, टेक्निकल मैनेजर रेम्यूनरेशन, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, जो फैक्ट्री में यूज होता है उसका डेप्रिसिएशन फैक्ट्री बिल्डिंग, वर्क मैनेजर सैलरी, सुपरविजन, फोरमैन सुपरवाइजर का जो खर्चा होता है, लैब एक्सपेंसेस जो होता है, हॉलेज, कॉस्ट ऑफ आइडल टाइम, ठीक है। डिफेक्टिव वर्क, कुछ सामान खराब हो गया उसको रेक्टिफिकेशन जो खर्च होता है, डिफेक्टिव वर्क रेक्टिफिकेशन का खर्च है, ठीक है। मोटिव पावर, फैक्ट्री पावर, लाइटिंग, स्टोर कीपिंग एक्सपेंसेस, कंज्यूमेबल स्टोर, कॉटन वेस्ट, ये सब का सब फैक्ट्री ओवरहेड का एग्जाम्पल है। ये लिस्ट आप लोग को याद रखना है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड बैठाने के बाद हम लोग को माइनस करना होता है सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप, ठीक है। अब लॉस में ठीक से ध्यान रखना है, लॉस हम लोग का दो तरह का होता है, पहला तो रॉ मटेरियल का होगा, दूसरा फैक्ट्री स्क्रैप होगा, ठीक है। इन दोनों लॉस का फर्दर दो पार्ट है, एक तो नॉर्मल और दूसरा एबनॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल लॉस है, अगर फैक्ट्री में कुछ नॉर्मल लॉस हुआ है, फैक्ट्री स्क्रैप का कुछ नॉर्मल लॉस हुआ है तो उसका सेल वैल्यू माइनस करते हैं, ठीक है। और कुछ अगर एबनॉर्मल लॉस हुआ तो उसका कॉस्ट माइनस करना है। तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करेंगे और सेल ऑफ फैक्ट्री स्क्रैप नॉर्मल लॉस माइनस करेंगे, कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस और क्वेश्चन में दिया उसको माइनस करना है। माइनस करने के बाद फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट इनकर्ड निकलता है, ठीक है। फैक्ट्री या वर्क कॉस्ट इनकर्ड हम लोग कब निकलेगा, अगर क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस है तो, अगर वर्क इन प्रोग्रेस नहीं है तो ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट हो गया, ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट इनकर्ड निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, क्लोजिंग क्या करेंगे हम लोग लेस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यू दिया रहता है, उसमें हम लोग कैलकुलेट नहीं करना है। तो फैक्ट्री ओवरहेड में वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग ऐड करना, क्लोजिंग लेस करना, फिर जो अमाउंट आएगा वो हमारा फाइनल फैक्ट्री कॉस्ट, वर्क कॉस्ट या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होगा, ठीक है। इसके बाद वर्क कॉस्ट निकल गया हम लोग का, उसके नीचे हम लोग बैठाते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में क्या जाएगा, उसका एक कंप्रिहेंसिव लिस्ट है। लिस्ट सामने आप लोग को दिख रहा है। ऑफिस ओवरहेड में क्या क्या जाएगा, ऑफिस रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्टाफ सैलरी, बोनस, कंसल्टेशन फीस, काउंटिंग और काउंटिंग हाउस सैलरी, ऑफिस लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, सन्ड्री एंड जनरल एक्सपेंसेस, डायरेक्टर फीस, अदर एक्सपेंसेस, कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, स्टाफ का वेलफेयर में कुछ भी खर्च करे वो सबका सब ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। मैनेजमेंट में कुछ भी खर्च करो ऑफिस ओवरहेड में जाएगा। ऑफिस में जो इक्विपमेंट यूज होता है उसका जो डिप्रिसिएशन है सबका सब हम लोग का ऑफिस ओवरहेड में जाएगा, ठीक है। सब्सक्रिप्शन में जर्नल मैगजीन न्यूज़पेपर मंगा रहे हैं वो सबका सब ऑफिस ओवरहेड हुआ। पोस्टेज एंड टेलीफोन एक्सपेंसेस, एग्जीक्यूटिव एक्सपेंसेस, क्लर्क एक्सपेंसेस, ठीक है। R&D एक्सपेंसेस मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, एक बार पेपर में दे दिया था, एस्टिमेटिंग एक्सपेंसेस, ये सब हम लोग का ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये लिस्ट ध्यान रखना है तभी एग्जाम में क्वेश्चन सही से बन पाएगा, क्योंकि कोर्स शीट का क्वेश्चन सिंपल सा होता है लेकिन उसमें से एक या दो पॉइंट ऐसा होता है जिसको लेके कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। जैसे 2004 का पेपर में कॉम्पटिंग हाउस सैलरी आया था, बहुत सारे स्टूडेंट को समझ में नहीं आया कि ये कॉम्पटिंग हाउस आखिर है क्या, ठीक है। तो ये सब लिस्ट हम लोग को याद करना है। बढ़ते हैं आगे। फैक्ट्री में ऑफिस ओवरहेड के तो हम लोग क्या निकला, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम लोग बैठाते हैं फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स क्या होगा, ऐड होगा, और क्लोजिंग क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, फिनिश गुड्स क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है। नॉर्मली फिनिश गुड्स का क्वांटिटी दिया रहेगा, उसका अमाउंट कितना ये क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। अगर अमाउंट नहीं दिया है तो उसको हम लोग को कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। तो अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को मेनली दो चीज़ पता होना होगा। पहले तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल लेना है, जो इसके ऊपर हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को डिवाइड करना है प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का निकलता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट जितना होगा उसी के हिसाब से फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन किया जाता है। लेकिन ऐसा कब करेंगे, अगर क्वेश्चन में फिनिश गुड्स का वैल्यू नहीं दिया है, ठीक है। फिनिश गुड्स का कैलकुलेशन कैसे करना है, इसका जो अगला हम लोग का जो अगला वीडियो बनेगा उसमें हम सारा का सारा पॉइंट को डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके दिखा देंगे फिनिश गुड्स का वैल्यू कैसे निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे एक और दिक्कत आता है, प्रोडक्शन क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है, साल भर में हम कितना प्रोड्यूस किया वो अगर नहीं दिया है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसका लिए फॉर्मूला है सेल्स इन यूनिट प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स
रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स रॉ मटेरियल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, मतलब जितना हम सेल्स किए उससे क्लोजिंग स्टॉक का क्वांटिटी ऐड करेंगे, ओपनिंग स्टॉक का क्वांटिटी क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ईयर पता चल जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये हम लोग का आएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में हम लोग ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। अब यहाँ पे भी कंफ्यूजन आता है कि यहाँ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या किया जाए, तो इसका एक लिस्ट है। लिस्ट आप लोग देख रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इसके अंदर क्या क्या आता है, सेल करने के लिए मेनली हम लोग वेयर हाउस यूज़ करते हैं, शॉप यूज़ करते हैं, शोरूम यूज़ करते हैं, वैन यूज़ करते हैं, सेल्समैन रखा जाता है। तीन सब के ऊपर जितना भी खर्च होगा वो सब का सब हम लोग का सेलिंग ओवरहेड। ठीक है, फॉर एग्जांपल वेयर हाउस एक्सपेंसेस, शोरूम एक्सपेंसेस, सेल्समैन एक्सपेंसेस, शॉप एक्सपेंसेस, डिलीवरी वैन एक्सपेंसेस, ब्रांच एक्सपेंसेस, एडवर्टीजमेंट एंड बेड डेप्ट। अब बेड डेप्ट में बहुत सारे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन लग जाता है। बेड डेप्ट, ये बेड डेप्ट दो तरह से क्वेश्चन में दिया रहेगा, या तो सिर्फ बेड डेप्ट लिखा रहेगा या प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट। तो याद रखना किसी भी तरह का प्रोविजन, रिजर्व एंड फंड वो हम लोग का कोस्ट शीट में नहीं आता है, मतलब प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ बेड डेप्ट है वो हमारा सेलिंग एक्सपेंसेस है। ठीक है, उसके बाद है कलेक्शन चार्जेस, सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ टेंडर, कैटलॉग। अगर हम अपना प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को कैटलॉग टेंडर भेज रहे हैं, प्राइस लिस्ट भेज रहे हैं, तो हमारा सेलिंग ओवरहेड हो गया। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, ठीक है, कैरिज आउटवर्ड, कैरिज भी दो तरह से दिया रहा है, कैरिज इनवर्ड हम लोग का परचेज ऑफ मटेरियल के साथ ऐड होगा, कैरिज आउटवर्ड हम लोग का सेलिंग ओवरहेड में जाता है। पैकिंग एक्सपेंसेस, पैकिंग एक्सपेंसेस भी दो होता है, एक प्राइमरी पैकिंग जो रॉ मटेरियल को पैक करने के लिए लगता है, ठीक है, और दूसरा होता है सेकेंडरी पैकिंग, ठीक है, या फाइनल पैकिंग जो प्रोडक्ट फाइनली तैयार हो जाता है उसको सेल करने के लिए पैकेजिंग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो हम लोग का सेकेंडरी पैकिंग और सेलिंग ओवरहेड हो गया। उसके बाद आफ्टर सेल सर्विस, ठीक है, सेल करने के बाद अगर हम कुछ सर्विस दे रहे हैं, सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स कॉस्ट शीट में नहीं दिखाना है। फ्री सैंपल, रॉयल्टी ऑन सेल्स। अब यहाँ रॉयल्टी में भी ध्यान रखें, रॉयल्टी दो तरह का होता है, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, रॉयल्टी ऑन सेल्स। रॉयल्टी ऑन सेल्स तो सेलिंग में जाएगा, लेकिन रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन है तो वो हम लोग का डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। मटेरियल, पहले मटेरियल निकालेंगे, उसके नीचे वेजेज बैठाते हैं, उसके बाद जो हम लोग अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेज बैठाते हैं वहाँ पे हम लोग का रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन जाएगा। मार्केटिंग रिसर्च एक्सपेंसेज, ये तो सेलिंग ओवरहेड का एग्जाम्पल हो गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग ओवरहेड ऐड किए तो हम लोग का फाइनली निकलता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है, या टोटल कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ टर्नओवर। उसमें हम लोग प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं तो फाइनली क्या निकलता है, सेल्स। नॉर्मल क्वेश्चन में सेल्स दिया रहेगा और कॉस्ट हम लोग ये फाइंड कर चुके हैं ऑलरेडी। सेल्स और कॉस्ट का डिफरेंस से क्या होगा, प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन कहीं कहीं प्रॉफिट परसेंटेज में दिया है तो परसेंटेज वो सेल्स पे भी बोल सकता है, कॉस्ट के पे भी बोल सकता है, उस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके प्रॉफिट वहाँ पे बैठा लेना है। ठीक है, ये तो हो गया हम लोग का फॉर्मेट। पहले क्या बैठा हम लोगों ने, मटेरियल प्लस वेजेस प्लस अदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट हुआ, फिर फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड, सेलिंग ओवरहेड। बीच में तीन तरह का स्टॉक आता है। फैक्ट्री ओवरहेड के नीचे हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस बैठाएंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जब निकलेगा उसके बाद हम लोग फिनिश गुड्स बैठाएंगे, और रॉ मटेरियल तो हम लोग स्टार्टिंग में बैठाते हैं। ठीक है, कॉस्ट शीट करने के टाइम में फैक्ट्री में क्या जाएगा, ऑफिस में क्या जाएगा, सेलिंग में क्या जाएगा, हम लोग को याद रखना। और लास्ट कुछ ऐसा पॉइंट है जो हम लोग कॉस्ट शीट में बिल्कुल भी नहीं दिखाते हैं। ठीक है, क्या क्या आएगा, ऐसा एक्सपेंस है जिसका प्रोडक्शन से कोई भी लेना देना है नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल डोनेशन, इनकम टैक्स, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, ट्रांसपोर्ट रिजर्व, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट इन इश्यू शेयर्स रिटर्न ऑफ, डिविडेंड अगर पेड कर रहे हैं, कैश डिस्काउंट है, डिस्काउंट चाहे रिसीव करो चाहे अलाउड करो वो बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, किसी भी तरह का इनकम कॉस्ट शीट में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट निकाले उसका गवर्नमेंट को टैक्स देना है, डिविडेंड देना, रिजर्व में ट्रांसफर करने हम लोग का बिल्कुल भी नहीं आता है। किसी भी तरह का कैपिटल एक्सपेंसेस जैसे एक्सपेंसेस इन इशू ऑफ शेयर्स, ब्रोकरेज एंड राइटिंग कमीशन हम लोग का नहीं आता है। गेस्ट हाउस एक्सपेंसेस, गेस्ट इन्वाइट किए उस पर जो खर्च कर रहा है, किसी भी तरह का इनकम हम लोग को नहीं दिखाना है। बैड डेप्ट में बहुत भयंकर कंफ्यूजन है, याद रखना है। बैड डेप्ट सिर्फ दिया हुआ है सेलिंग एक्सपेंसेस, लेकिन एबनॉर्मल बैड डेप्ट बोला है कहीं भी नहीं लिखना है। ठीक है, एबनॉर्मल बैड डेप्ट कहीं भी नहीं लिखना है। प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट कॉस्ट शीट में बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा, किसी भी तरह का फाइन्स एंड पेनल्टी चार्ज हो रहा हम लोग कॉस्ट शीट में नहीं आया। तो ये हम लोग का हो गया कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में कॉस्ट शीट का।
उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये कंप्रेहेंसिव फॉर्मेट है, ईच एंड एवरी पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड किया गया। और यहाँ जो पॉइंट लिया गया है वो 2 बुक से लिया गया, एक तो जैन एंड नारंग का बुक और दूसरा बसु एंड दास सर का जो बुक है, ठीक है। और पास्ट एग्जाम में जितना भी क्वेश्चन है उसमें का सारा पॉइंट हम ये लिस्ट में बैठा दिए हैं, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझिए, क्योंकि कोर्स सीट तो एग्जाम में एक आएगा ही आएगा, उसमें आप लोग को 14 मार्क्स श्योर कर लेना है, ठीक है। अगला वीडियो हम लोग पास्ट एग्जाम का जो पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।